हेलो माय डियर लर्नर्स, क्या आपने कभी सोचा है जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसके जो केसेस होते हैं आई वी या यू दे ही सी इट, या फिर हम कहते हैं कि जो आई होता है वो सब्जेक्टिव होता है, उसका मी ऑब्जेक्टिव होता है, वी सब्जेक्टिव होता है, अस ऑब्जेक्टिव होता है, तो यू सब्जेक्टिव होता है या यू ऑब्जेक्टिव होता है, इट सब्जेक्टिव होता है, इट ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केसेस कैसे काम करते हैं। तो सब लोग तैयार हैं, कमर कस लेंगे। बात करते हैं टॉपिक की प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होने वाला है, ये आपका टॉपिक है और जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो होगा पर्सनल प्रोनाउन। ये होगा कॉन्सेप्ट। तो हम सब कुछ सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कि पर्सनल प्रोनाउन कैसे होता है, ये काम कैसे करता है, इससे रिलेटेड क्वेरीज कैसे होती हैं। तो चलिए समझते हैं, एक एक करके इस टॉपिक को समझेंगे, थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाएंगे, कमर कस लेंगे, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनल प्रोनाउन की शुरुआत हम करते हैं। अ पर्सनल प्रोनाउन रिप्लेसेस अ स्पेसिफिक पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स इन अ सेंटेंस। जैसा कि पर्सनल प्रोनाउन मुझे समझ ही आ रहा है देख के कि ये पर्सन ही होता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए मुझे, इंग्लिश में कितने पर्सन होते हैं? भाई हिंदी में आप बता सकते हो हिंदी में कितने पर्सन होते हैं। कोई पूछे चाइनीज़ में कितने पर्सन होते हैं या फ्रेंच में कितने पर्सन होते हैं। तो ये जो पर्सन है ना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जब हम बात करते हैं कि कितने पर्सन होते हैं, तो देखो आप एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझ के देखना कि पर्सन हमेशा तीन ही हो सकते हैं। फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको आप क्या कहते हैं? देखो किसी भी लैंग्वेज में जो फर्स्ट पर्सन होगा, जिसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, वो हमेशा स्पीकर होगा। कौन होगा बेटा? वो हमेशा स्पीकर होगा, यानी कि कोई भी लैंग्वेजों से कोई तो बोलता होगा ना। उसके बाद में सेकंड स्पीकर होगा, यानी कि सेकंड पर्सन होगा, ठीक है, सेकंड पर्सन। अभी जो सेकंड पर्सन होगा ये हमेशा कौन होगा? भाई सीधी सी बात है, ये हमेशा लिसनर होगा, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। अब दुनिया की कोई भी लैंग्वेज है ऐसे ही काम कर रही होगी। थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में दोनों मिलकर बात करते हैं। भाई फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन किसी के बारे में बात करते हैं, तो वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, मतलब मान लेते ऑब्जेक्ट है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कोई नॉन लिविंग बीइंग, कुछ भी हो सकता है, वो एक ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में बात होती है। तो तीन ही पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लैंग्वेज कोई भी हो, इट डजंट मैटर, ओके। अब जो फर्स्ट पर्सन होता है वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है आपका आई और वी, सेकंड पर्सन आपका होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है आपका, जैसे ही हो सकता है, शी होगा, इट होगा और दे होगा। ये सब आपके थर्ड पर्सन होते हैं अगर हम इंग्लिश की बात करें। तो यहाँ देखो, अ पर्सनल प्रोनाउन रिप्लेसेस अ स्पेसिफिक पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स इन अ सेंटेंस। लेट्स सी हाउ। मैंने कहा रोहन इज माय ब्रदर, तो रोहन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ही loves to eat chocolates। नेक्स्ट मैंने कहा रोहन एंड करण आर फ्रेंड्स, दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ मैं रोहन एंड करण के लिए दे यूज कर रहा हूँ। तो ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए आप दे का यूज भी कर सकते हैं ऐसे। एंड देयर इज अ स्नेक इन द ग्रास, इट मे बी पॉइजनस। तो यहाँ आप देखें कि स्नेक के लिए हम किसका यूज करें? इट का यूज करें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी नाउन के लिए हम एक पर्सन का यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं, और वो प्रोनाउन यदि पर्सन के लिए आ रहा है किसी, तो वो हमेशा पर्सनल प्रोनाउन ही होगा। पर्सनल प्रोनाउन तीन ही हो सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होगा जो स्पीकर की बात करेगा, यानी कि जो स्पीकर होगा। सेकंड पर्सन होगा जो लिसनर होगा, जिसके बारे में बात कर रहे होंगे। और थर्ड पर्सन होगा वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बारे में फर्स्ट और पर्सन दोनों मिलकर बातें करेंगे, फर्स्ट और सेकंड पर्सन, ठीक है। अब ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अब बात आती है पर्सनल प्रोनाउन को डिवाइड कैसे करते हैं केसेस में, ओके। तो सबसे पहले देखो बेटे केसेस क्या क्या होते हैं। ये है, मान लेते हैं ये हमारा पर्सन है, ठीक है, कोई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी। उसके केसेस की अगर मैं बात करूं तो वो सब्जेक्टिव केस में हो सकता है। ये आज समझेंगे सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो सकता है, वो पॉजिटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। यानी कि इतनी सारी चीज़ें वो बन सकता है कि वो अगर आप देखें तो कुछ भी हो सकता है, मानो कोई केस हो सकता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि इतने केसेस में, तो वन बाय वन उसको डिसाइड भी करते हैं। कैसे? देखो, ये आता है आपका फर्स्ट पर्सन। अब जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या होते हैं? आई और वी होते हैं, यानी कि दोनों स्पीकर हैं। इसमें जो आई होता है इसको सिंगुलर माना जाता है, वी को प्लूरल माना जाता है, ठीक है। यूजेस में कई जगह आई प्लूरल भी आपको दिखाई देगा, वो समझेंगे बाद में। तो आई को मैंने कहा कि इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी होगा।
जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, वो माई होगा, प्रोनाउन क्या होगा, माइन होगा। वी एस आवर अवर्स होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें सेकंड पर्सन की, ठीक है, सेकंड पर्सन को यदि हम देखें तो सेकंड पर्सन के साथ आप समझ सकते हैं ये होगा कि यू होगा, योर एंड योर्स होगा। जब मैं बात करता हूँ थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, वन, दे होगा, ही का ऑब्जेक्टिव हिम होगा, हिज होगा, शी, हर, हर्स होगा, और इट, इट्स होगा, वन, वंस होगा। जहां ऑब्जेक्टिव ये लिखा हुआ नहीं है, ब्लैंक, वो होता ही नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ से हमें समझना क्या है, क्योंकि ये टेबल मुझे लग रहा है कि बच्चों ने बहुत पहले यानी कि 7th 8th या 9th क्लास में तो आसानी से पढ़ ली होगी, तब से लेके अब तक हम इसके यूजेस नहीं समझ पा रहे। मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात यह है कि ये जितने भी यहाँ से यहाँ तक लिखे गए इनको हम कह रहे हैं पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। इनके बाद प्लस करके कभी भी नाउन नहीं आता, समझ लेना, कभी भी, यानी कि कभी नहीं आता, इसका मतलब नेवर लिख लो, नेवर। नाउन कभी नहीं होगा। जैसे आप कभी भी देखना, आप कभी ये नहीं कह सकते माइन, और माइन के साथ आप ये नहीं लगा सकते बुक, आप ये कभी नहीं कह सकते माइन बुक, ठीक है। आप माइन बुक नहीं कह सकते हो, माइन डॉक्टर नहीं कह सकते हो, माइन टीचर नहीं कह सकते हो, कुछ नहीं लगा सकते हैं, यानी कि 100% प्रूफ एक बात हुई, ठीक है। दूसरा समझो, उसके बाद आते हैं आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। ये सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, इनके बाद प्लस करके जो नाउन आता है, जो भी नाउन होगा ये कैसे होगा, ये बेटा 100%, यानी कि ये लिखो ऑलवेज। इनके बाद आप हमेशा नाउन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे क्वेश्चन गलत होगा। जैसे आपने कहा दिस इज माई, ठीक है, दिस इज माई, जैसे आप लिखेंगे दिस इज माई तो आपको एक नाउन लगाना होगा। जैसे आपने कहा दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है, या आपने कहा दिस इज माई क्लास, ये मेरी क्लास है, कुछ भी आपको कुछ ना कुछ लगाना होगा, ये 100% कन्फर्म्ड है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, यहाँ तक हो गया। अब समझो, अब बच्चे क्वेश्चन को लेके परेशान होते हैं, किस चीज़ को लेके, सर एक बात बताओ, जो मैंने आपसे पूछा था शुरू में कि यू सब्जेक्टिव होगा या यू ऑब्जेक्टिव होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा, दोनों तो सेम ही दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही आता है बेटा, इट जो होगा ये सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, हमें कैसे पता चलेगा। ये जो वन है ये सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा, हमें कैसे पता चलेगा। ये पता लगाना बहुत जरूरी है, इसको समझते हैं कैसे पता लगेगा। समझें, जब हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है, अगर मैं नटशेल में आपको समझाऊं, ये होता है सब्जेक्ट और ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में आ जाती है यहाँ पे वर्ब, क्या आती है बेटा, वर्ब आती है, ठीक है। तो अब ये समझ लो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के बीच में वर्ब आती है, तो वर्ब के पहले लिखे गए नाउन प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस के होते हैं और वर्ब के बाद लिखे गए हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के होते हैं। जैसे देखो, अगर मैं वर्ब के पहले देखो तो हमेशा मैं आई लगाता हूँ, लेकिन वर्ब के बाद हमेशा मी लगाता हूँ। ऐसे ही अगर मैं यहाँ वर्ब लिख दूँ, ठीक है, तो स्पेलिंग पे मत जाना, अगर यू की पोजीशन वर्ब के पहले है तो आप इसे हमेशा सब्जेक्टिव केस का मानेंगे, और यू की पोजीशन यदि वर्ब के बाद में तो आप इसे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही कंसीडर करेंगे। सेम रूल आपके इट के साथ लगेगा और सेम आपका वन के साथ लगेगा। आई होप अब आपको ये टेबल ठीक से समझ आ गई होगी कैसे इसको यूज़ करना होता है। तो हमने क्या क्या सीखा, एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। जितने भी पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं इनके बाद कभी नाउन नहीं आता है, पहला रूल हो गया क्लियर। सेकंड है, जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं इनके बाद हमेशा नाउन आता है, क्लियर, दो बातें क्लियर हुई। तीसरा आता है कि जो हमारा यू है, इट है, वन है, इफ़ यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस, तो आपको क्या देखना है, आपको ये समझना है कि उनकी पोजीशन कहाँ है। यदि वो वर्ब के पहले हैं तो हमेशा सब्जेक्टिव केस के माने जाएंगे, और वर्ब के बाद में तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के माने जाएंगे। यहाँ तक की बातें हुई सिर्फ समझने की। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं ये जानना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो यूज़ इस पर आते हैं। ये क्वेश्चन है, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझना शुरू करेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो फटाफट से, आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। 5 सेकंड का ही टाइम है, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, मोर देन बस सफिशिएंट इतना टाइम। चलो शुरू करें। देखें, वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज वेल एज हिज ओन, ठीक। ये जो मैंने वन लिखा है ये यहाँ सब्जेक्ट होगा ना, ठीक है। अब देखो, जब हम टेबल देखते हैं तो हमें ये पता है कि आई के सारे केसेस हैं, आई होगा तो मी होगा, उसका एडजेक्टिव माई होगा, प्रोनाउन उसका माइन होगा, ठीक है। तो ऐसे तो बेटा वन के भी तो केसेस हैं, वन वंस होगा। तो जब मैं यहाँ देखता हूँ तो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ लिखो ही, तो आप लिखेंगे ही शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज वेल एज हिज ओन। क्या बात समझ आ रही है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ लिखो शी, तो आप क्या लिखेंगे, शी शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज वेल एज हर ओन। इसका मतलब ये हुआ कि हर प्रोनाउन के अपने केसेस होते हैं और वही सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ लिखे जाते हैं, सारे केसेस। तो वन के लिए क्या आता है, वन के लिए वंस आता है, तो हिज नहीं होगा, करेक्ट आंसर वंस होगा।
ये एक ऐसा एरर है जो अक्सर न्यूज़पेपर्स में आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि मॉडर्न लैंग्वेज में इसको कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है। वन के साथ हम अपनी मर्जी से हिज और हर लगा देते हैं। उसका एक रीज़न होता है, या तो हम सब्जेक्ट को पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हम उसके बारे में बातें करें, तो हम मान लेते हैं कि वो हिज ही होगा, ठीक है, हर होगा। तो एजम्पशंस अलग हैं। अगर मैं प्योर ग्रामर की बात करता हूँ तो वन के साथ हमेशा वंस आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। वन हैज़ टू सबमिट हिज क्रीडेंशियल्स टू द डायरेक्टर। 5 सेकेंड्स का समय है, जल्दी से सॉल्व करें। वन हैज़ टू सबमिट हिज क्रीडेंशियल्स टू द डायरेक्टर। आगे समझ, सेम क्वेश्चन है, हिज नहीं आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर वंस होगा। वन हैज़ टू सबमिट वंस क्रीडेंशियल्स टू द डायरेक्टर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। यू एंड मी हैव अ न्यू प्लान टू गो। यू एंड मी हैव अ न्यू प्लान टू गो, बताइए क्या आंसर होगा? यू एंड मी हैव अ न्यू प्लान टू गो। चलो शुरू करें। देखो, एक सेंटेंस है यू हैव टू गो, और एक सेंटेंस है आई हैव टू गो। एक थर्ड सेंटेंस मैंने लिखा मी हैव टू गो, ठीक है। अब आपको चाहे कितनी भी कम ग्रामर आती है, ठीक, लेकिन इंग्लिश कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मैंने पहली बार पढ़ा है। अक्सर मैं सुनता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, पढ़ता भी रहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बता सकता हूँ यू हैव टू गो बिल्कुल सही है, आई हैव टू गो बिल्कुल सही है, लेकिन मी हैव टू गो कुछ नहीं होता है। मी हैव टू गो कुछ नहीं होता। तो मैंने पूछा क्यों? आपने कहा सही तो हैव है। हैव क्या है? वर्ब है। वर्ब के पहले आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस का होगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो इसलिए नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ। अब एग्जामिनर या कोई भी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, वो एक साथ दो प्रोनाउन देता है। जैसे यू है, अब हम सबको समझ आ रहा है कि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है, तो मैं अनेबल हूँ आइडेंटिफाई करने में। बट अब मैं ये तो कह सकता हूँ कि वर्ब के पहले लिखा गया है, इसका मतलब ये कैसा केस होगा? सब्जेक्टिव केस होगा। एंड का मतलब होगा इक्वल्स, तो ये भी क्या होगा? ये भी तो सब्जेक्टिव केस ही होगा। अगर ऐसा है तो मी नहीं आएगा, आई विल बी द करेक्ट आंसर। तो यू एंड आई हैव टू हैव अ न्यू प्लान टू गो विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करिए फटाफट से आंसर दो, क्या आंसर होगा? देखो, एक वर्ब होती है आपकी लेट। सबसे पहले समझना लेट क्या है। लेट एक वर्ब होती है, ठीक है, ये क्लियर कर लो। और लेट की तीनों फॉर्म सेम ही होती हैं। मानो फर्स्ट फॉर्म भी लेट होगी, इसकी सेकंड फॉर्म भी लेट होगी, और इसकी थर्ड फॉर्म भी लेट होगी। इरेगुलर वर्ब है, लेट 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 होता है, ठीक है। तीनों फॉर्म बिल्कुल सेम होती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि तीनों फॉर्म सेम है, तो जब लेट वर्ब है तो वर्ब के बाद प्लस करके कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो अगर मैं सेंटेंस लिखूँ तो मैंने कहा लेट मी या आई गो, लेट मी या आई गो। फिर मैंने कहा आपसे ये भी बता दूं लेट अस या वी गो, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर लेट मी गो होगा, आई गो नहीं होगा, लेट अस गो होगा, वी गो नहीं होगा, ठीक है। ये आंसर समझ आ गया। तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है। तो लेट यू एंड आई, अब लेट के बाद ये यू लिखा गया, तो ये कौन सा केस होगा? ये ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। आई जो होगा इसको हटा दो, यहाँ मी लिख दो, मी विल बी द करेक्ट आंसर। तो लेट यू एंड मी बी देयर ऑन टाइम विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको क्या लिखना है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। देखो दो चीज़ें है ना, या तो आप ये लिख लो कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, बट आई से ऐसे कितने अलग अलग याद करोगे? कल मैं कह दूंगा कि मतलब गो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है या प्ले के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो हमें समझना है कि नहीं आता है। हमें ये समझना है कि लेट एक वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो, लेट यू एंड आई बी देयर ऑन टाइम, लेट यू एंड आई बी देयर ऑन टाइम, ओके। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेंटेंस इज फिक्स्ड, पता क्या आंसर होगा? ठीक है। अब छोटा सा ट्यूटोरियल मैं आपको बता रहा हूँ इट के बारे में। हमने कहा इट क्या होता है? ये एक सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट इट होता है और इसका एडजेक्टिव होता है इट्स, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब एक तो ये वाला इट्स होता है जिसे हम कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। एक आपने कहीं के लिखा देखा होगा, ऐसे भी इट्स लिखा जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये क्या है? इसमें जो इट है वो तो प्रोनाउन है,
प्लस करके इसमें इज लगा गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज की। किसकी बेटा? ये इट इज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। इट अलग है, इज अलग है, ये इट इज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो इट्स हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है कि इट्स कहाँ था और इट्स कहाँ था, ठीक है। जैसे आपने कहा इट इज माई कार, ठीक है, तो ये जो इट इज अलग अलग लिखा गया, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉन्ट्रैक्टेड बना के, इट्स माई कार, ठीक। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा, ये होगा इट्स माई कार। इसका मतलब ये है कि आप इट और इज को एक साथ कनेक्ट करके इट्स लिख सकते हैं, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट आइए। अब मैंने कहा इट्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेंटेंस इज फिक्स्ड। अगर ऐसा है तो मुझे इसको भी कैसे लिखना होगा? इट इज लिखना होगा। अब जब आप ये सेंटेंस पढ़ोगे तो आप कहोगे इट इज प्लेस इन ईच एंड एवरी सेंटेंस इज फिक्स्ड। अगर इट सब्जेक्ट तो इज वर्ब है, फिर ये इज वर्ब किसके लिए है? गड़बड़ हो गया। इसका मतलब जो इट्स है ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये इट्स आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखा जाएगा ऐसे। तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो अब क्या लिखा गया? इट्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेंटेंस इज फिक्स्ड, यानी कि इसका स्थान हर सेंटेंस में फिक्स होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो इट्स होता है, एक इट्स एडजेक्टिव होता है और एक इट्स आपका इट प्लस इज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी होती है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द यूजेस। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट फ्लर्ट्स में बात करें, हिज हर वंस एंड देयर। ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। वन ऑफ द बॉयज शुड डू वर्क प्रॉपरली, कि क्या करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से पहले आप अपने आंसर सोचो, फिर मैं शुरू करता हूँ। वन ऑफ द बॉयज शुड डू वर्क प्रॉपरली। तो अब आपने जो टेबल पढ़ी है ना, उसके यूजेस मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। सुनो, सबसे पहली बात ये आती है कि जब मैं ये कहता हूँ कि वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, ध्यान से सुनना, वन ऑफ द बॉयज शुड डू, ये जो हम लिख रहे हैं ड्यूटी, ठीक है, इसे ऐसे समझो। जब मैं वन की बात करूं तो मेरा सेंटेंस मैंने अच्छे से पढ़ा है कि वन शुड डू वंस ड्यूटी। ये हम पढ़ चुके हैं कि वन के साथ हमेशा वंस आता है, ठीक है। बस ये छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं कि बच्चा सेंटेंस को समझ नहीं पाता है। तो आपको समझना कैसे है? आपने कहा वन शुड डू वंस ड्यूटी, बिल्कुल सही है, वन के साथ हमेशा वंस आता है। लेकिन ये जो वन है तो वन ऑफ द बॉयज की बात कर रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब आप वन ऑफ द बुक्स लिखोगे तो इसमें वन का मतलब क्या है? इसमें वन का मतलब है ना वन बुक, करेक्ट। और जब आप ये कहोगे वन ऑफ द बॉयज, तो इसमें वन का मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ वन बॉय। क्या मैं सही हूं? ठीक है, बताओ भाई, क्या बात समझ आ रही है? भाई वन ऑफ द बुक्स में वन का मतलब क्या है? एक किताब। वन ऑफ द बॉयज में वन का मतलब क्या है? एक लड़का, ठीक है। तो वन ऑफ द बुक शुड डू, वन ऑफ द बॉयज शुड डू, तो ये वन ऑफ द बॉयज में यहाँ कौन आ गया बेटा? एक लड़का, बॉय आ गया, ठीक है ना, वन बॉय, बॉय आ गया। इस बॉय के लिए क्या लगाओगे? हिज लगाओगे। तो आ रहा है समझ? तो आपने कहा वन ऑफ द बॉयज शुड डू, करेक्ट आंसर क्या होगा? हिज वर्क होगा, ठीक है। आ रहा है समझ? कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। अगर अक्सर बच्चों को लगता है कि इस केस में या तो वंस आएगा या फिर देयर आएगा, क्योंकि हमें लगता है बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है तो बच्चे देयर लगाना पसंद करते हैं। कुछ को लगता है कि वन के साथ हमेशा वंस आता है तो बच्चे वंस लगाना पसंद करते हैं, ठीक है। अब क्लियर है ना कि जब वन आएगा तो वन शुड डू वंस ड्यूटी होगा, लेकिन जब आप वन ऑफ द बॉयज कहेंगे तो उसका मतलब होगा एक लड़का, यानी कि यहाँ हमने लिखा वन बॉय। तो वन बॉय के लिए जो आपका एडजेक्टिव लगेगा पॉजिटिव, वो हिज लगेगा, ऐसे आ जाओ। फिर हमने कहा वन ऑफ द गर्ल्स शुड डू वर्क प्रॉपरली, तो वन ऑफ द गर्ल्स है, तो वन ऑफ द गर्ल्स में क्या होगा? वन ऑफ द गर्ल्स में यहाँ आ गया आपका वन गर्ल, ठीक आ रहा है समझ? यहाँ आ गया आपका वन गर्ल, एक लड़की। एक लड़की के लिए क्या आएगा? इट शुड बी हर, तो यहाँ आंसर होगा। अब समझ आ रहा है? यहाँ तक दो में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वन ऑफ द बॉयज में एक लड़का हिज होगा, वन ऑफ द गर्ल्स में एक लड़की हर होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब ये क्वेश्चन है, इसे आप करके दिखाओ। वन ऑफ देम शुड डू वर्क प्रॉपरली, ये आप मुझे करके दिखाएंगे। ये भी आप मुझे करके दिखाएंगे, क्या आंसर होगा? वन ऑफ देम शुड डू वर्क प्रॉपरली, ठीक है। सुनो, अब वन ऑफ देम शुड डू वर्क प्रॉपरली क्या होगा? वन ऑफ देम का मतलब क्या है? वन गर्ल, एक लड़की भी हो सकती है, ठीक है। वन बॉय, एक लड़का भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी तो हो सकता है भाई। या होगा तो एक ही ना, एक से ज़्यादा तो नहीं होगा, ये कंफर्म्ड है। और लगा लो यहाँ पे एक ही होगा, मतलब
वन ऑफ दैम का मतलब है एक ही होगा, या तो एक लड़की होगी या फिर एक लड़का होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ लड़की होगी, ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ लड़का होगा, दोनों नहीं हो सकते क्योंकि वन की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि इनमें से एक निकाला गया। तो अगर मैं गर्ल मानूं तो आप क्या कहेंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर मैं बॉय मानूं तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ आंसर हिज आ जाएगा, यानी कि ये दोनों आंसर सही है। वन के साथ वंस आता है, यहाँ नहीं लगेगा, देयर हो नहीं सकता क्योंकि प्लूरल नहीं है, इन दोनों में से एक होगा। अब समझें होता क्या है, इंग्लिश में एक छोटा सा रूल भी है, वो समझ लो कि जब कॉमन नाउन का या कहीं भी जेंडर डिसाइडेड ना हो तो ऐसे केसेस में हम उसको मैस्कुलिन मान लेते हैं। जैसे आई मेट अ टीचर टुडे, ठीक है, आई मेट अ टीचर टुडे और ही वॉज इंटेलिजेंट। अब ही वॉज क्यों लगा रहा हूँ मैं, शी वॉज इंटेलिजेंट भी कह सकता था, लेकिन मैंने जो टीचर वर्ड यूज़ किया वो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन मतलब वो लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, बट फिर भी मैं ही लगा रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट है कि मतलब प्रेफरेंस हम उसको देते हैं, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों सही हैं। आप यहाँ ए इसको रख दो और बी इसको रख दो। कहने का मतलब है इफ बोथ आर देयर तो हिज विल बी द करेक्ट आंसर, और अगर अलग अलग दिए जाएं तो हर भी सही है और हिज भी सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे दिया गया था, बट इन एग्जाम और समवेयर एल्स यू वॉन्ट गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना था इसलिए समझा दिया है कि कंफ्यूज मत होना, क्योंकि क्यों हम वुमेन सोल्जर कहते हैं, क्यों हम वुमेन डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि वी वांट टू क्लैरिफाई कि हम उस डॉक्टर की बात करें जिसका जेंडर मतलब फेमिनाइन है, समझ गए। अगर मैं डॉक्टर की बात करूं तो वो मैस्कुलिन माना जा रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर करना था। नेक्स्ट आइए, सम पॉइंट्स सम इंपॉर्टेंट रूल्स टू रिमेंबर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने सीखा कि केसेस कैसे काम करते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। वी ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव केस बिफोर वर्ब। पहला क्वेश्चन, हम वर्ब के पहले हमें सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, तो वी हैव क्या वर्ब है, तो देखो माई फ्रेंड क्या माना जाएगा, अब फ्रेंड नाउन है तो ये हमेशा सब्जेक्टिव केस माना जाएगा। यहाँ लगा लो इक्वल्स टू, तो मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई, तो आई क्या है सब्जेक्टिव केस है, बिल्कुल सही है। अगर कोई माई फ्रेंड एंड मी कर दे तो ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। आप याद करो, अक्सर ऐसे बोलते हैं ना, माई फ्रेंड एंड मी या मी एंड माई फ्रेंड हैव अ ब्यूटीफुल सेल्फी, तो ये गलत होता है। वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस होगा, आई आएगा, मी नहीं आएगा। यू एंड ही हैव सपोर्टेड मैनी लो इनकम फैमिलीज, ठीक है, तो मैंने कहा यू एंड ही होगा, तो ये भी क्या है सब्जेक्टिव माना जाएगा। यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है लेकिन वर्ब के पहले इसलिए सब्जेक्टिव माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव आना चाहिए, इसका मतलब सही है। यहाँ यू का तो यू ही होगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन हिम नहीं आ सकता, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, ये सब्जेक्टिव ही माना जाएगा। ये हमने ऑब्जेक्टिव लिख दिया इसलिए गलत हो गया। तो दोनों केसेस सेम करने थे, तो हमें ये याद करना है कि वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट समझो बेटा। वी ऑलवेज यूज एन ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर वर्ब्स एंड प्रपोजिशंस। अब आपको ऑब्जेक्टिव केस कहाँ से पता चल गया था, हमें पता है, टेबल मैंने पढ़ा दी। आई होगा, मी होगा, माई होगा और माइन होगा, ये टेबल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें जो मी है यही तो क्या है, यही तो ऑब्जेक्टिव केस है। ये क्या बेटा, यही तो ऑब्जेक्टिव केस है जिसकी हम बात करें, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पढ़ा चुके हैं। तो मी क्या है, मी एक ऑब्जेक्टिव केस है। तो मी जब ऑब्जेक्टिव केस है तो देखो लेट मी वर्क हार्ड, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये वर्ब है, ठीक है। लेट आई वर्क हार्ड नहीं होगा क्योंकि वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आता। रोहन टोल्ड हर होगा, टोल्ड क्या है, ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता। बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन क्या है, बिटवीन एक प्रपोजिशन है, और हमेशा याद रखना कि प्रपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। तो बिटवीन के बाद जो यू लिखा गया ये बच्चों एक ऑब्जेक्टिव केस है। इक्वल्स टू क्या गया, तो मी भी क्या होगा, इट शुड बी एन ऑब्जेक्टिव केस, तो दोनों ऑब्जेक्टिव केसेस है, सेंटेंस सही है। आप यू एंड आई नहीं लिख सकते, तो समटाइम्स वी हैव अ कंफ्यूजन कि ये तो वो सब देयर के पहले लिखा गया, समवेयर इट शुड बी इन सब्जेक्टिव केस, नहीं, इट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन है। तो अगर कभी भी प्रपोजिशन के बाद प्लस करके कोई भी नाउन या प्रोनाउन यदि आपको दिखता है तो याद रखना ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का होगा। और कितने परसेंट बेटा, इट शुड बी 100%, मतलब देयर इज नो एक्सेप्शन फॉर इट, कि इसका कोई एक्सेप्शन है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट समझो, देखो ये थोड़ा सा अच्छा रूल है, ये अलग भी है, ठीक है। जैसे आप देखो एक सेंटेंस होता है मैं हूँ, ठीक है, ये वाला सेंटेंस है मैं हूँ। अक्सर कहते हैं इसकी इंग्लिश बनाओ, तो बच्चे कहते हैं आई एम, ये गलत हो गया, ठीक है, ये नहीं होता है। अब ये क्यों नहीं होता, आई एम सुनने में तो बिल्कुल सही लग रहा है। ये जो एम लिखा गया एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब का मतलब है कि यहाँ लिखे गए किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखे गए किसी ऑब्जेक्ट से लिंक करना, लेकिन यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं गया, तो इसका मतलब गलत है, ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब गलत हो गया। तो अब क्या करना है हमें,
अब हमें करना होगा, इसको पूरा करने के लिए मैंने कह दिया आई एम अ डॉक्टर, तो ये तो सेंटेंस अलग हो गया। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने पास से एक सब्जेक्ट लगाना होगा इंट्रोडक्टरी इट, और फिर लिखेंगे इज। अब इट इज के बाद क्या आएगा, आई आएगा, इट इज आई, ठीक है। हम इसको इट्स मी नहीं कहते, अक्सर बच्चे कहते हैं इट्स मी, सही है, नहीं बेटा। बी वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब है और ये सेम चीज़ों को आपस में लिंक करता है। तो इट्स मी नहीं होगा, इट्स आई होगा। अक्सर हम लोग बोलते हैं इट्स मी, फैशन में सेंटेंस बोला जाता है, तो बोलचाल की भाषा में सेंटेंसेस सही हो सकते हैं। बोलचाल की भाषा में आपके हिंदी के बहुत सारे सेंटेंसेस करेक्ट हैं जो आप लिख नहीं सकते हो। तो बोलचाल की भाषा अलग होती है, लिखने वाली भाषा अलग होती है। लिखने का मतलब है यू हैव टू राइट द प्योर कॉन्सेप्ट देयर। तो इट इज आई नहीं होगा, इट इज आई होगा, इट्स मी नहीं होगा। इफ यू वर ही, अब देखो वर्ब क्या है, ये आपका बी वर्ब है, ठीक है। तो बी वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, तो लिखो वी ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव केस आफ्टर बी वर्ब। सब्जेक्टिव केस सबको क्लियर है। अब बी वर्ब कौन कौन सी होती है, इज होगा, एम होगा, आर होगा, वॉज होगा, वर होगा, बी होगा और बीन होगा। इनको हम बी वर्ब्स कहते हैं, और इन बी वर्ब्स के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। तो इफ यू वर ही होगा, हिम नहीं होगा, ठीक है। आपने कहा इट वॉज शी होगा, इट वॉज हर नहीं होगा। कुछ बच्चों को ये सेंटेंस पढ़ने में थोड़े से अलग लग सकते हैं, यानी कि अजीब लग सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि सर मैं हमेशा इट्स मी बोलता हूँ, मैं इट इज़ आई क्यों बोलूँ। लेकिन अब करेक्ट आंसर समझ लो, अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आपको इट इज़ आई लिख के आना है, इट्स मी नहीं लिख के आना है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं सम स्पेशल केसेस ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउन। देखो क्या होता है, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस के कुछ स्पेशल केसेस हैं। ही इज़ वाइजर देन आई होगा, ही इज़ वाइजर देन मी नहीं होगा, ठीक है। ये सच में क्या होता है, ही इज़ वाइजर देन आई एम होता है, लेकिन हम वर्ब को हटा देते हैं। तो जो कंपैरिजन होता है वो बराबर वालों में होता है। तो ही इज वाइजर देन आई एम होगा, यानी कि वो मेरे होने से ज्यादा बुद्धिमान है, मुझसे नहीं, मेरी बुद्धिमानी से ज्यादा उसकी बुद्धिमानी है, ठीक है ना। दे आर वाइज लाइक मी। अब ये जो वाइज है, लाइक क्या, लाइक का पार्ट ऑफ स्पीच होता है प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ है, तो मी आएगा, लाइक आई नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, ही कैन फिनिश दिस जॉब अर्लियर देन यू कैन, तो ये भी बिल्कुल सही है, या फिर यू लिख सकते हैं, ठीक है, या सब्जेक्टिव केस का होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट देखिए, यहां से एक और बात शुरू होती है और वो नया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल समझते हैं कैसे। पहले मैं आपको बता दूं क्या है। देखिए, जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हम कुछ भी बोल देते हैं, मैं तुम और राम घूमने चलेंगे, या राम तुम और मैं घूमने चलेंगे। लेकिन इंग्लिश में इसका बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम इंग्लिश में कोई सीक्वेंस यूज़ करते हैं तो जर्नल सीक्वेंस जो होती है इंग्लिश की वो होती है 2 3 1, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे 2 3 1 से क्या है, नंबर बताओ। देखो 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, यू ये सबसे पहले लिखा जाता है। इसके बाद थर्ड पर्सन आता है, ही होगा, शी होगा, या फिर दे होगा, कोई भी थर्ड पर्सन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पर्सन आता है आई और वी। बच्चे अक्सर पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, तो पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर आपको एक रूल बताऊंगा। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आपको समझ आएगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सी, द ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन शुड फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द सेकंड, थर्ड एंड द फर्स्ट पर्सन। यू, दे एंड आई हैव प्लान्ड द ट्रिप टू गोवा। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। आई, यू एंड दे बिल्कुल नहीं हो सकता, ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। यू एंड दे, अगर कोई दो भी पर्सन है तो सीक्वेंस सेम रहेगी, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, ठीक है। 2 3 1 ही रहेगी। तो यू के साथ दे आ सकता है क्योंकि ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये आपका थर्ड पर्सन है और ये आपका सेकंड पर्सन है, ये सीक्वेंस नहीं होगी, कट लगा देते हैं। दे एंड आई, मतलब दे एंड आई का मतलब क्या हुआ, ये दे हमारा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। इसका मतलब ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है, लेकिन हम आई के बाद दे नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, ठीक। तो पहली सीक्वेंस क्या होती है, 2 3 1 होती है। अब बच्चे पूछते क्यों होती है, समझो, बड़ा सीधा है। अगर हम कभी भी मैनर ऑफ स्पीकिंग की बात करें तो बोला कैसे जाता है, जब आप किसी से मिलते हो तो उसे हैंडशेक करके कहते हो ना, हाउ आर यू, वो कहता है आई एम फाइन एंड यू। इसका मतलब तब आप बताते हो मैं भी ठीक हूँ या वट एवर, ठीक। आपने कभी ऐसे किया है, आपने किसी से हाथ मिलाया, कहा भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो। इट्स नॉट द मैनर ऑफ स्पीकिंग, यानी कि ये मैनर ऑफ स्पीकिंग को ही तो कैरी कर रहा है बस आइडिया। क्योंकि हम जब मिलते हैं किसी से तो वी आर द फर्स्ट पर्सन, हम डोमिनेंट हैं। तो डोमिनेंट होने की वजह से हम सेकंड पर्सन को ये चांस देते हैं कि पहले आप क्लियर करो आपके मन में क्या है, ठीक है, वो समझ आता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट क्या होगा, देखिए भाई, नेक्स्ट हमने कहा इसी में ये कॉन्सेप्ट, इफ कन्फेशंस, कन्फेशन समझते हो, कन्फेस करना, अपनी गलतियों की क्षमा मांग लेना या गलतियों को मान लेना। जैसे
चर्च में अक्सर देखा होगा कन्फेशन रूम होता है कि लोग वहाँ जाते हैं, कन्फेस कर लेते हैं कि भगवान मुझसे गलती हुई है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ और मुझे आप इसका मतलब जो भी दंड देंगे मैं उसे भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, वो क्या कहलाता है कन्फेशन। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इफ कन्फेशंस इम्प्रॉपर एक्टिविटीज और मोटिवेट्स और एक्सपोज, मतलब कोई भी ऐसा जो मोटिवेट करता है एक्सपोज करता है, द सीक्वेंस शुड फॉलो द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मतलब क्या होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन के सीक्वेंस होगी, कब, जब कोई चीज़ नेगेटिव हो। ठीक है, कैसे देखो, आई यू एंड मोहन आर क्रिमिनल्स, फ्रॉड्स, गैम्बलर्स, स्मोकर, किलर्स एटसेट्रा। अगर आप कहते हैं हम क्रिमिनल्स हैं, फ्रॉड्स हैं, गैम्बलर्स हैं, स्मोकर्स हैं, किलर्स हैं, तो आप सीक्वेंस यूज करेंगे आई यू एंड मोहन, यानी कि आई कौन सा पर्सन हो फर्स्ट, यू कौन सा होगा सेकंड और मोहन कौन सा होगा थर्ड। ये बन गया। यू मोहन एट आई आर कभी भी नहीं हो सकता, यानी कि 2 3 1 नहीं बनेगी। आई यू एंड शी यानी कि फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। इसमें हमने क्या कहा है, हैव हैंग्ड अ बॉय इन द वुड्स, किसी को फांसी लगा देना। ठीक है, किसी को फांसी लगा देना। आप समझ सकते हो कि ये नेगेटिव ही चीज़ होगी, पॉजिटिव तो नहीं होगी कि एक्टिविटी हम तो ऐसे ही खेलते हैं लटका लटका के। तो ये सेंटेंस सही होगा, ये गलत होगा, इसको आप सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब आप नेगेटिव चीज़ें करते हैं, नेगेटिव चीज़ें को सोचते हैं, तो सीक्वेंस हमेशा 1 2 3 मानी जाती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बच्चे पूछते हैं हाँ ऐसा क्यों होता है, देखो इसका भी तरीका है। ये बस सोचने वाली बात है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की बातें होती हैं। जैसे समझो आपने कोई क्राइम किया है, तो आप क्या कहते हो कि वो भी चोर है, जो नहीं आया है छुपा हुआ है दीवार के पीछे वो भी चोर है, जब अपना नंबर आ जाए तो चुप हो जाओ। ऐसा नहीं होता है ना। तो एट द टाइम ऑफ कन्फेशन जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ता है। तो फर्स्ट पर्सन आगे बढ़ के ये कहता है कि भाई सबसे पहले तो मैं गलत हूँ, फिर तुम भी गलत हो, फिर वो जो नहीं आया ना वो भी गलत है। तो आप अक्सर देखो कि कन्फेशन में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कन्फेशन ये शो करता है कि जो फर्स्ट पर्सन है उसको डोमिनेंट होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, कुछ और चीज़ें, इफ ऑल द पर्सन्स आर प्लूरल द सीक्वेंस विल बी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अगर सारे प्लूरल ही आ जाएं प्रोनाउन, जैसे वी है, अब वी के बाद यू होगा, यू के बाद दे होगा। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन प्लूरल। और दे कौन सा है, थर्ड पर्सन प्लूरल। ठीक है, अगर ये तीनों प्लूरल हो, आप देख सकते हैं तीनों प्लूरल ही हैं, तभी ये सीक्वेंस बनेगी। अब ऐसा क्यों होता है, कॉन्सेप्ट ये है, जब मैं वी कहता हूं तो वी का मतलब होता है हम सब। तो हम सब 100% हैं, फिर भी हमारे अंदर से यू और दे निकल सकते हैं, लेकिन यू और दे के अंदर से कोई नहीं निकल सकता। तो वी बहुत डोमिनेंट है, तो इसीलिए वी को हमेशा पहले रखा जाता है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन अगर प्लूरल हैं तो सीक्वेंस हमेशा 1 2 3 होगी। इसलिए आप कह सकते हो वी यू एंड दे बीट सम बॉयज बैडली लास्ट नाइट। तो चाहे कन्फेशन हो, बुरी आदत हो, कुछ भी हो, सीक्वेंस हमेशा क्या होगी, 1 2 3। किसके साथ, जब आपका फर्स्ट पर्सन भी कैसा हो, प्लूरल हो, सेकंड भी कैसा हो, प्लूरल हो, थर्ड भी कैसा हो, प्लूरल हो, तब आप ये सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ पॉजिटिव केस आफ्टर प्रोनाउन, इसको भी समझो पॉजिटिव केसेस कैसे यूज किए जाते हैं। जैसे अगर मैंने कहा आई के साथ पॉजिटिव केस क्या आता है, तो माई आता है ना, आई एम डूइंग माई वर्क। यू के साथ क्या आता है आपका, यू के साथ यू ही आता है, योर आता है। ठीक है, सॉरी। और वी के साथ क्या आता है, वी के साथ आता है आवर, ऐसे होता है ना। और ही के साथ क्या आता है, ही के साथ आता है हिज। ठीक है, शी के साथ क्या आता है, शी के साथ आता है हर। ये सबको पता चल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं सारे प्रोनाउंस को एक साथ मिला दूं, भाई मैं सारे प्रोनाउंस को एक साथ मिला दूं तो किस पर्सन का यानी कि केस आएगा। ठीक है, तो वो समझना है। तो देखो इसको भी मैं समझाऊंगा कैसे होगा, पहले सुन लो। जब हम कहते हैं यू दे एंड आई, यानी कि यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, ये कौन सा थर्ड पर्सन, ये कौन सा फर्स्ट पर्सन। तो मैंने कहा अवर आएगा, बिल्कुल यहाँ अवर आएगा। यहाँ आप योर नहीं लगा सकते। ठीक है, यहाँ आप THEIR देयर नहीं लगा सकते। ठीक, अब ये कैसे बनेगा ये समझाता हूँ। देखो सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस होती है 2 3 1। ठीक है, इसके फैक्टर्स भी तो हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे होता है 2 1 आ जाए, ऐसे हो सकता है 3 के साथ 1 आ जाए। ठीक है भाई, 2 3 1 होगा, 2 के साथ 1 आ जाए, 3 के साथ 1 आ जाए। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 3 आ जाए, 2 3 आ जाए। एक सीक्वेंस हो सकती है कि 1 आ जाए, फिर 2 आ जाए और फिर 3 आ जाए। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 की सीक्वेंस क्या क्या होगी, 1 2 3 की सीक्वेंस होगी 1 2 होगा, 1 3 होगा और 2 3 होगा। यही है ना भाई, 2 3 1 होगा, 2 1 होगा, 3 1 होगा, 2 3 होगा, 1 2 3 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 2 3 होगा। ये है।
तो याद रखना कि जब भी आपको फर्स्ट पर्सन दिखाई दे, जैसे यहाँ फर्स्ट पर्सन दिख रहा है, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन दिख रहा है, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन दिख रहा है, ठीक है, जब भी आपको फर्स्ट पर्सन दिखाई दे तो इसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वो हमेशा अवर होगा, ठीक है। जब आपको सेकंड और थर्ड पर्सन दिखाई दे तो हमेशा क्या होगा, यू होगा, योर होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ फर्स्ट पर्सन है, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन है, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन है, तो जब भी आपको फर्स्ट पर्सन दिखाई दे, ठीक है, जब भी आपको फर्स्ट पर्सन दिखाई दे तो करेक्ट आंसर आपका ओ यू आर अवर होगा। जब सेकंड और थर्ड दिखाई दे तो करेक्ट आंसर वाई ओ यू आर योर होगा, ठीक है। अब आ रहा है समझ, क्लियर है। इससे अलग कोई सीक्वेंस बन नहीं सकती है भाई। 2 3 1 बनेगी तो 2 1 फैक्टर होगा, 3 1 होगा, 1 2 3 बनेगी तो 1 2 3 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 2 3 होगा, क्योंकि सीक्वेंस को हम ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ी कि रीजनिंग के जैसे कुछ भी बना रहे हैं, तो बस इतनी ही मैक्सिमम सीक्वेंस बनेंगी। तो मैंने देखा कि यहाँ फर्स्ट पर्सन आ गया तो करेक्ट आंसर अवर होगा, कोई नहीं आएगा। यू एंड आई में देख रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट पर्सन आ गया तो इसलिए करेक्ट आंसर अवर होगा। दे एंड आई में मैं देख पा रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन आ गया तो करेक्ट आंसर अवर होगा। यू दे एंड आई हैव क्लीन्ड योर या देयर रूम्स, ठीक है, तो दोनों में से कोई नहीं होगा, करेक्ट आंसर यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी अवर ही होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मुझे योर लगा के दिखाओ तो मैं बताता हूँ योर कब लगेगा। जैसे आपने कहा यू एंड दे हैव डन योर वर्क, लग गया। अब बच्चे कहते हैं फिर देयर कहाँ लगता है। सुनो, अगर सीक्वेंस क्या हो 3 3 हो या फिर 3 3 और 3 हो तो ऐसे केसेस में हम क्या लगाते हैं, ऐसे केसेस में हम देयर लगाते हैं। यानी कि जब सारे पर्सन थर्ड आ जाएं तो आप देयर ही लगाओगे। जैसे एक सेंटेंस और लिख के दिखा देता हूँ। कैसे, आपने कहा ही एंड शी have done their work ही होगा, he and she have done their work, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई होगी अब, ठीक है। नेक्स्ट आइए, यूज ऑफ पॉजिटिव केस प्रोनाउंस इफ ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर क्या होगा बेटा, सेकंड थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। आगे समझ, तो यू एंड दे के साथ क्या लगाएंगे, योर लगाएंगे, देयर नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने क्या, इफ ऑल द पर्सन है थर्ड पर्सन, जब ही एंड शी है तो यहाँ देयर आएगा ना, हिज आएगा ना, हर आएगा। तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ ठीक से, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, पर्सनल प्रोनाउन बहुत लेंदी था, समझ आया होगा। बहुत कुछ करने के लिए एक बार बढ़िया से रिवीजन भी करेंगे। सबसे पहले केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आपको पता होना चाहिए। ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव केस बिफोर वर्ब, ये आपको पता होना चाहिए। ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर वर्ब एंड प्रपोजिशन, ठीक है। ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव केस आफ्टर बी वर्ब्स। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बी वर्ब कौन सी होती है बताओ, जल्दी से बताओ बी वर्ब कौन सी होती है, ठीक है। याद आ गया, बिल्कुल सही है। कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी एंड बीन, ये आपकी बी वर्ब्स होती हैं, ठीक है। ये आपकी बी वर्ब्स होती हैं। तो सभी को कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, ओके। जरूर रिवीजन करेंगे और ढंग से इसको तैयार कर लेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।